हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बेटा। और हम अपने जो टॉपिक्स हैं, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे 9th क्लास में, ग्रेविटेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपके यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आप ये हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4 है। देखिए, आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या रहेंगे। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो अभी तक हम लोगों ने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा जी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिनकी हमने वैल्यूज भी फाइंड आउट की थी, ऐसा यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा था। हम उन्हीं मॉड्यूल्स को अब क्या करेंगे, इंटर रिलेशन देखेंगे उनमें रिलेशन है भी, और या डिफरेंसेस के पॉइंट क्या क्या हैं। और हम कवर करेंगे बेटा इसमें आगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट, जिसको आज तक आप लोग सभी कॉमन चीज समझते आए हो, उनमें डिफरेंस क्या होता है। और हमारा थर्ड वन टॉपिक रहेगा फ्री फॉल। हम ये जो तीनों सब टॉपिक्स हैं इस मॉड्यूल के अंदर में कवर करने वाले हैं। चलिए आइए स्लाइड्स के थ्रू पढ़ते हैं बेटा आगे। हमारे पास सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन जी एंड जी। आपको जहां तक आपकी इंफॉर्मेशन, आपके पास में इंफॉर्मेशन है जी और जी के बारे में, आपको पता है हम इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे। अगर मैं रिकॉल करा दूं तो आपको, इसको गुरुत्वीय स्थिरांक बोला जाता था। और आपको इसकी वैल्यू पता थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब आगे ऐसा यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। इसको इन जनरल हम लोग क्या पढ़ते हैं, 6.7 इंटू 10⁻11 भी मोस्टली न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। फिर आपको छोटे जी के बारे में पढ़ाया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो त्वरण होता है, गुरुत्व का त्वरण, इसको बोलेंगे गुरुत्व का त्वरण। इसकी वैल्यू भी हमने काउंट की थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट थी। ये दोनों चीजों को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमने मॉड्यूल्स में पढ़ाया हुआ है पहले वाले। जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट डायरेक्टली इस स्लाइड पर आ गया है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए हुए हैं वीडियोस के, आप उन वीडियोस पर जाएं और जाने के बाद में, उनको देखने के बाद में अगर आप यहां आते हैं तो स्मूथ प्रोसेस में लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बच्चे, ये तो मैंने आपको रिकॉल करा दिया पुराने 2 वीडियोस के प्रीव्यूज का। अब हम लोग अपनी स्लाइड्स के थ्रू आउट करंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों लोग, हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अब इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशंस देखते हैं। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट masses placed at unit distance apart from each other, यहां पर अगर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, और यहां पर इट इज द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय द अर्थ, अगर मैं यहीं पर समझाने की कोशिश करूं तो मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया था कि 2 बॉडी होती है और दोनों बॉडीज की सेंटर होता है, और सेंटर के बीच में क्या है, ये एक डिस्टेंस होता है जिसको हम आर से डिफाइन करते हैं। इसका मास m1 होता है, इसका मास m2 होता है, और मैंने बताया था कि ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स जो होती है वो इक्वल्स टू होती है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर वही आया, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन 2 यूनिट्स, इन दोनों यूनिटों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, दोनों यूनिटों के बीच में, यूनिट मासेस, यानी ये मास जो है वो 1 यूनिट हो जाए, 1 यूनिट यानी 1 kg, जो भी है हमारे पास सिंगल यूनिट ये मास हो जाए, और ये मास भी कितना हो जाए, यूनिट हो जाए, सिंगल यूनिट हो जाए। जब मास दोनों यूनिट हो जाएंगे यानी m1 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m1 की, अब जो मेरे पास फॉर्मूला था, g इक्वल टू m1 सॉरी f इक्वल टू g इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो इसमें मैं इसको भी 1 कर लूं और इसको भी मैं क्या कर लूं, 1 कर लूं, और ये डिस्टेंस है ये भी यूनिट में भी क्या है, 1 का स्क्वायर है। तो मैं देखूंगा f इक्वल टू क्या आएगा, g 1 इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर, और f इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो यही जो हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया है, इस प्रीव्यू को यहां पर, मतलब ये जो हमारे पास में असम्पशन आ रहा है उसको हमने डेफिनेशन में लिख दिया है। अट्रैक्शन फोर्स हो, 2 बॉडीज के बीच में हो, उन दोनों बॉडीज का मास सिंगल यूनिट होना चाहिए, और उन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी सिंगल यूनिट होना चाहिए। तो उस केस के अंदर में क्या होगा,
जो यूनिट हमारे पास कैलकुलेट होगी, यानी जो फोर्स कैलकुलेट होगी, F इक्वल टू जी हो जाएगा, यानी वही फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाती है। बात समझ में आ रही है क्या? यूनिट मास इसका, यूनिट मास इसका, दोनों के सेंटर्स के बीच में जो दूरी है वो भी क्या हो गई, यूनिट हो गई। और फिर आपने क्या किया, उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर में प्लेस किया, यानी इसकी जगह 1 रखा, इसकी जगह 1 रखा, इसकी जगह 1 रखा। तो इन शॉर्ट आपने फाइनल रिजल्ट क्या देखा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यानी वो अट्रैक्शन फोर्स ही क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको भी मैं पहले समझा चुका हूं आपको, वो मैंने समझाया है। इट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन किसकी वजह से है, पृथ्वी की वजह से। मैंने समझाया है अच्छे से, एक एग्जांपल देकर आपको, कि बिल्डिंग के टॉप से आपने किसी बॉल को नीचे फेंका, तो दो डिफरेंट स्टेजेस पर क्या होगा, वेलोसिटी डिफरेंट होगी, और उसी वेलोसिटी में बदलाव किसकी वजह से आ रहा था, वहां पृथ्वी की वजह से, वीडियो में, और उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। डिफरेंस और देखते हैं बेटा, और क्या डिफरेंस है इसमें, और क्या डिफरेंसेस निकल कर आएगा हमारे पास, देखिए। इट्स वैल्यू इज टेकन एज वही 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द डिग्री माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनकी ऐसा यूनिट्स भी चल रही है, डेफिनेशन भी हो गई, ये भी कांस्टेंट होती है। आगे ये क्या बोल दिया, इट इज वेरिएबल, ये वेरी होता रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी होता रहता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, तो जानकारी बेटा क्या है, ये वेरिएबल है, यानी ये यहां पर बदलता है। कैसे बदलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, पृथ्वी है, पृथ्वी का जो अपर लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, भूपट्टी, ये इस क्रस्ट पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यहां पर ये मैक्सिमम मिलेगा। आप सेंटर पे आएंगे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आएंगे, यहां की तरफ आएंगे, तो ये क्या होता जाएगा, जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम से जीरो की तरफ जाएगा। आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे, तो आप मैक्सिमम से जब ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहां पर भी जाके क्या हो जाएगा, आसमान में भी जाके क्या हो जाता है ये, यानी स्पेस में जाके भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हर जगह पर सेम नहीं मिला आपको। क्या, सेंटर पे जीरो था, ऊपर की तरफ आए, क्रस्ट पे आगे आते आते बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और अपने मैक्सिमम लेवल पर आ गया। मैक्सिमम यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी फिक्स वैल्यूज पर आ गया। फिर आप क्या करेंगे, इससे और ऊपर जाएंगे, फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, और घटते 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 ऊपर तक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा, जो जीरो ग्रेविटी जोन होता है आपका। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हर जगह क्या है, आपका फिक्स नहीं मिला, वेरिएबल रहा ये बदलता रहा। और ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी ऑलवेज क्या होती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू आउट जो आपने इसको काउंट किया वैल्यू को 6.67 इंटू 10 टू डिग्री माइनस 11, ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये वेरिएबल था। आइए बच्चों आगे देखते हैं, ये वेरिएबल हो गया, और डिफरेंस का पॉइंट का ये आपको डिफरेंसेस सारा क्लियर हो गया अच्छी तरह से। आगे आते हैं, देखते हैं। अब देखिए, अब यहां मास और वेट की बात करते हैं। यहां एक ये एस्ट्रोनॉट, एक ही एस्ट्रोनॉट दो अलग अलग जगह पर, यहां इस पिक्चर के अंदर में, इमेज के अंदर में आपको दिख रहा है, एक ही एस्ट्रोनॉट दो डिफरेंट प्लेसेस पर है। ठीक है, दोनों जगह उसका मास 100 kg है, यहां भी मास 100 kg था, यहां भी मास 100 kg है। आप देखेंगे यहां इसका वेट जो है क्या दिखाया जा रहा है, 980 न्यूटन दिखाया जा रहा है, और यहां वेट इसका कितना दिखाया जा रहा है, 162.2 न्यूटन दिखाया जा रहा है। मतलब एस्ट्रोनॉट एक ही है। इवन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर वो मेजर करने वाला जो होता है, जो बैलेंसर है जिससे आप मेजर करते हैं, वेइंग मशीन जिसे हम बोलेंगे, तराजू जैसे आप हिंदी में बोलेंगे, वो सर वो अलग अलग होगा। अगर मैं उसको भी बोल दूं कि वो भी सेम है, वो भी आपके पास क्या है बेटा, सेम है। आपने पहले उसे अर्थ पर नाप लिया, और उसी को ले अगर आपने मून के सरफेस पर रखा, वही एस्ट्रोनॉट था, और उसकी कंडीशन में भी बदलाव नहीं आया, बस क्या हुआ, प्लेस बदली, और उसने वहां जाके खुद को नापा। जबकि मास दोनों जगह क्या है, सेम, यहां भी 100 kg है, और यहां भी उसका मास क्या है, 100 kg है। फिर उसके बाद में वेट कैसे बदल रहा है भाई, उसके लिए हमें वेट का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो वेट का कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। यहां पर वेट का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट, मास और वेट में आपको क्या मिलेगा, देखिए मास क्या होता है और वेट क्या होता है, दोनों दिखाते हैं। आप देखिए, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट, वेयरएज वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स सेंटर। अब यहां पर दोनों चीज हो गई, वेट क्या है, वो फोर्स है,
जिस फोर्स के थ्रू आउट वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। या यहां अर्थ शब्द नहीं लगाते, जिस भी जगह ये जाएगा और जिस भी जगह, मतलब कोई भी बॉडी, जब कभी भी पहले इसे समझते हैं, मास को समझते हैं, फिर मास के बाद, क्योंकि ये शब्द मैं वहां यूज करने वाला हूं। तो मास का मतलब हुआ एक ऑब्जेक्ट के अंदर में एक्चुअल जो भी कंटामिनेशन है, ठीक है ना, उसका मेजर, वो क्या कहलाता है? मास कहलाता है। इसलिए मास कभी चेंज नहीं होता। मेरे अंदर जितना कंटामिनेशन है उसका जो मेजर होगा उसको मास बोल देंगे। पर मेरे कंटामिनेशन के साथ में एक ग्रेविटी भी मुझे नीचे की तरफ खींच रही है। आप कभी ट्राई करना, तराजू लेना, और तराजू लेने के बाद में क्या करना, उसमें कोई वजन डाल देना, हल्का वजन, इधर भारी और इधर हल्का, तो भारी वाला नीचे झुका होगा और हल्का वाला ऊपर। आप जैसे ही उसमें क्या करते हो, नीचे की तरफ से कुछ खींचने वाली फोर्स लगाते हो। सीसॉ में देखा ना, सीसॉ, तो वहां पर क्या होता है कि हल्का बच्चा ऊपर होता है और जो भारी इंसान है वो नीचे होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि अगर यहां पर कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी लगाए हम कि इसको नीचे की तरफ खिंचाव डालें, तो हो सकता है कि ये ऊपर उठ जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। यानी नीचे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी उस पर क्या डाल रही है? फर्क डाल रही है। उसी तरीके से मास तो बॉडी का कुछ ना कुछ होता ही है, एक ग्रेविटी जो उसे खींच रही है, उस ग्रेविटी की वजह से उसका मास जो है वो मास फोर्स के साथ में रिजल्ट देता है। और मास जब फोर्स के साथ में रिजल्ट देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वेट बोल देते हैं। यहां पर भी वही लिखा है। वेट क्या है? एक वो फोर्स है विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड द सेंटर। जो सेंटर, वो फोर्स, जिस फोर्स के थ्रू आउट वो क्या होगा, वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब मून पर जाएंगे, वही बॉडी जब मून पर गई थी, यानी एक बार अर्थ पर थी एक बार मून पर थी, तो मास तो सेम ही है क्योंकि बॉडी का कंटामिनेशन सेम है। पर अट्रैक्शन जो है, जो मून अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हो सकता है कि मून की फोर्स वीक हो और अर्थ की फोर्स हाई हो। इसीलिए मून पर जो वेट आ रहा था वो 162 के सब अप्रोक्सीमेट आ रहा था, और अर्थ के पास में जो वेट आ रहा था वो कितना आ रहा था? 980 आ रहा था। और फोर्स को तो हम न्यूटन में नापते हैं ना, तो वेट को किस में नापेंगे? न्यूटन में। तो यहां पर क्या रहा? 980 क्यों रहा? क्योंकि यहां की फोर्स ज्यादा थी। और यहां पर 162 क्यों रहा? क्योंकि यहां की फोर्स कम थी। चीजों को और पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। डज नॉट चेंज विथ प्लेस, ये समय के जगह के अनुसार नहीं बदलता, पर ये बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसी जगह होगी वैसा अट्रैक्शन होगा। कभी कम अट्रैक्शन होगा, कभी ज्यादा अट्रैक्शन होगा। आगे, इट्स ऐसा यूनिट इज केजी, और सीजीएस में इसको ग्राम बोल देते हैं। यहां पे इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और सीजीएस सिस्टम में न्यूटन की छोटी यूनिट क्या होती है? डायन होती है। डिफरेंसेस आगे, मास इज मेजर्ड विथ वेइंग स्केल, ठीक है ना। आगे मास के बाद में मास देखते हैं। वेट इज मेजर्ड विद द फार्मूला W इज इक्वल टू M इंटू जी। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ द सरफेस। उस सरफेस पर ग्रेविटी कैसी है? अर्थ है तो अर्थ की ग्रेविटी क्या है, मून है तो मून की ग्रेविटी क्या है। तो यहां वेट का फॉर्मूला क्या है आपके पास में? रिलेशन क्या निकल कर आया? M इंटू जी। आपको M को G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जी जैसा होगा, जी छोटा है तो छोटा से मल्टीप्लाई करोगे। भाई एक वैल्यू है 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा। सिंपल सी बात है। एक वैल्यू को जब आप दो डिफरेंट छोटी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी छोटा आएगा, बड़ी से करोगे तो रिजल्ट भी बड़ा आएगा। उसी तरीके से अगर अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है और मून की ग्रेविटी कम है, तो सिंपल सी बात है 100 kg को अर्थ की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करने पे बड़ा आएगा, और उसी 100 kg को मून की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? छोटा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि हर जगह की अट्रैक्शन फोर्स अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वेट बदलता है, मास हमेशा फिक्स रहता है। आगे, अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर रिकॉल कर लेते हैं बेटा। आप लोग देखेंगे तो वेट जो होता है, वेट ऑन अर्थ हो गया, और वेट जो होता है ऑन मून जो हो गया, उन दोनों में रिलेशन क्या होता है? 1/6 होता है। मतलब ये जो वेट ऑन मून होता है इज इक्वल टू 1/6 होता है। किसका? अर्थ का। यानी अर्थ के वेट का छठा हिस्सा कहां पर होता है? मून के पास। यानी मून छठवें भाग पे काम करता है। अगर आपके पास में मून का वेट दिया हुआ है तो आप उसका 6 टाइम करोगे तो वेट ऑन अर्थ बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर डिवाइड बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 6 का रोल प्ले होता है। यानी अगर कोई बंदा यहां पर आपको 600 न्यूटन का है और आप उसे चाहते हो कि मून पर वो कितने का हो जाएगा?
तो 600 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, छठवां हिस्सा हो जाएगा उसका, 6 पार्ट हो जाएगा और वो 100 न्यूटन का रह जाएगा। उसी मैनर में अगर कोई भी बॉडी यहां पर उसका वेट मेजर करने पर 100 न्यूटन आता है, तो 100 न्यूटन आता है तो सिंपल सी बात है कि वही बॉडी यहां पर आकर क्या हो जाएगी, 100 का 6 टाइम हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, 600 न्यूटन हो जाएगी। छोटी मून के पास में फोर्स ग्रेविटेशन छोटी कम होती है, वीकर होती है, और यहां पर क्या होती है, लार्जर होती है, जिससे स्ट्रॉन्गर होगी, जिसे हम बोलेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि जब यहां से आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और यहां से आ जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये भी याद रखना है आपने, ठीक है ना। अब आगे आते हैं बेटा, अब फ्री फॉल के बारे में पढ़ते हैं। ये फ्री फॉल क्या होता है, देखिए फ्री फॉल में आपने यहां पर एक ये इमेज दिखाई हुई है, ये लोग क्या हुआ है, इन्होंने पैरा जंपिंग करनी है, तो अभी ये आसमान से हो सकता है किसी ऊंचाई से, या हो सकता है कि ये किसी हेलीकॉप्टर से, यानी किसी भी एयर बॉडी से कूदे हैं। अब कूदने के बाद में फिर क्या होता है, अभी तक आपने देखा कि फ्री फॉल में जब ये कूद रहे थे, तो इसको समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू, कि यहां से कोई भी बॉडी जब नीचे की तरफ ये बॉल फेंक रही है, बॉल आ रही है, गिर रही है, तो बॉल गिरते हुए क्या हुआ, बॉल गिरते हुए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल, फोर्स कौन कौन सी इस बॉल पर एक्ट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो से नीचे की तरफ आ रही है, और एयर रेजिस्टेंस। जब ये नीचे की तरफ आती है तो हो सकता है कि एयर इसको ऊपर की तरफ धकेल रही हो। आपने कागज को देखा ना, कागज जब उड़ता है तो ऐसे जाएगा, धीरे धीरे टहलता हुआ, कारण एक ग्रेविटी है जो उसे नीचे लाने के लिए मदद करती है। तो उसी इंस्टेंट पर, उसी टाइम पर एक एयर भी एक ऐसी फोर्स लगाती है उसमें जो रेजिस्टेंस फोर्स होती है, और वो उसको क्या करती है, उल्टा ले आती है। तो कभी वो ऊपर चला जाता है, फिर ग्रेविटी की बारी आती है, मतलब एयर अपना फोर्स लगाना कम कर देती है, ग्रेविटी ज्यादा लगाती है, फिर वो नीचे आता है। फिर बीच में क्या होता है कि एयर उसमें ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, फिर वो ऊपर चला जाता है। तो ऐसे वो टहलता हुआ आता है आराम से। वहां पर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ग्रेविटी भी एक्ट हो रही है और अदर फोर्सेस भी एक्ट हो रही है। बॉल के केस में क्या होता है, बॉल के केस में क्या होता है कि बॉल फटाफट से नीचे आ रही है, और जितनी हल्की बॉल होगी उतनी देरी से आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें अर्थ जो एयर है, एयर भी क्या कर रही होगी, रेजिस्टेंस फोर्स लगा रही होगी। और जितनी डेंसर बॉल होगी, जितनी भारी बॉल होगी, वो उतनी जल्दी से नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर वो जितनी ज्यादा भारी होगी और वो नीचे की तरफ जब आएगी तो उसमें जो एयर की जो रेजिस्टिविटी है वो उतनी क्या होती जाती है, कम एक्टिव होती जाती है। इन शॉर्ट यहां पर मेरा कहने का मतलब ये, कोई भी बॉडी जब नीचे की तरफ गिरती है तो उसमें उल्टी फोर्स भी काम कर रही होती है। अगर उल्टी फोर्स काम कर रही है तो वो फॉल फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। फ्री फॉल कब कहलाता है, जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरे और गिरते समय उसमें कोई भी उल्टी रेजिस्टेंस फोर्स ना लग रही हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल स्टेट बोलते हैं। हम फ्री फॉल स्टेट को आगे देखते हैं, समझते हैं आगे। देखिए ऊपर से, अब यहां फ्री फॉल मतलब अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, यहां आपने देखा एयरप्लेन से बंदा गिरेगा या बॉल गिरेगा, तो बॉल गिरते समय अगर इसमें कोई और उल्टी फोर्स ना लगे तो ये फ्री फॉल की स्टेट कहलाएगी, ठीक है ना। और अगर कोई रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है तो वहां पर क्या होगा, वो फ्री फॉल की स्टेट नहीं है। फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉल, कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है यहां पर, ग्रेविटेशनल फोर्स और कौन सी फोर्स किया, व्हेन अ बॉडी फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, इसको हटा देता हूं मैं, ऊपर कर देता हूं, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी अलोन इट्स मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। आ गया नहीं आ गया, कि जब वो सिर्फ अर्थ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, अकेली सिर्फ अर्थ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब नीचे की तरफ गिरती है तो हम उसे फ्री फॉल बोल दिया करते हैं। इस तरीके से आपने बेटा, आपको ये तीनों चीजें, जो तीनों चारों चीजें मैंने आपको बताई और आपको इस मॉड्यूल में कवर की, आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है, कुछ कमी रह गई है, या आपको लगता है कि नहीं सर मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला मुझे क्लियर नहीं हुआ और ये इस सिचुएशन में ये वाला फिट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा, मैं उसको रिवर्ट करूँगा। इंतजार कीजिए अगले मॉड्यूल का, अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। बेटा फिजिक्स प्रैक्टिस और लर्न करने से ही आती है।